कांवड़ यात्रा या भाई तुम्हारे और दूसरे दूसरे जो क्रियाकलाप हैं लगाए रखेंगे और तुम्हें गुरुओं के चरणों में सलाम ठोकने को कहेंगे कि भाई बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। कभी कहेंगे कि भाई राम रहीम के आशाराम और राम रहीम के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो ये चीजें ये कह रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये जनता को धर्मांधता में सुला रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, समानता का व्यवहार, सब बराबर हैं, ये हमारा एक सिद्धांत। और भाई वैज्ञानिक चिंतन, जिसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो वैज्ञानिक एक परिवर्तन के एक वैज्ञानिक नियम के हिसाब से होते हैं। समाज का परिवर्तन भी वैज्ञानिक नियम के हिसाब से होगा। ये हमारे वो महापुरुषों ने हमें बताया है, समझाया है। तो हमारे शिवदास घोष ने बताया, बोस ने या भगत सिंह ने यही मैसेज हमें दिए हैं, और उन्हीं को लेकर आज हम समाज को जागरूक करने के लिए सड़क पर आते हैं। और दुख की बात यह है कि हमें प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं जंतर मंतर पे आया था। यहाँ पर 18 संगठन के लोग इकट्ठा होकर के जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है उसको सरकार नहीं देना चाह रही है, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उसी बीच में हमारे बीच में एक शेरनी जिसे कहा जाए, वो समाज की आवाज़ उठाने के लिए अक्सर ये इनको देख सकते हैं। तो आज आई हुई थी, तो मैं इनसे समझू, बहन जी, आप यहाँ पर आई थी प्रदर्शन में, आप तो आपको डर नहीं लगता कि इतना सरकार सबको जेल में बंद कर दे रही है, फिर भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं? देखिए, जेल में बंद करना उनका काम है, और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है कि जब जब सत्य के लिए, सच्चाई के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, तब तब ये तानाशाह सरकारें लोगों का मुंह बंद करने के लिए जेल का भय दिखाती हैं, डंडे का भय दिखाती हैं। डेमोक्रेटिक आवाज को कुचलने के लिए जो भी उपाय वो कर सकते हैं वो सब करती हैं। लेकिन क्या उससे आवाज बंद हो जाती है? कभी नहीं होती। अगर आवाज बंद हो जाती तो विश्व की क्रांतियां क्यों होती, देश आजाद कैसे हो जाता? क्या क्या लोगों ने उस समय डर डर हुआ था? उन्हें डरे थे? वो नहीं डरे थे। क्या भगत सिंह डरे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस डरे थे? क्या उस समय के जो समाज परिवर्तन के लिए प्रयास करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर, वो सब डरे थे? डरते तो देश की में ये परिवर्तन आते जो आए हैं। मैडम, आपके अकेले से क्या होने जाना है? आपके जो जो 144 करोड़ महिलाएं आप दुख के बैठी हुई है, रोड पे नहीं निकल रही है, उनको कैसे हिम्मत देंगी? देखिए, सच में बहुत बड़ी ताकत होती है, और सच एक ना एक दिन जनता को पहचानना होता है, और वो जनता धीरे धीरे पहचानती है। जैसे पानी, आप जब बर्तन चढ़ाते हैं तो वो सारा पानी एकदम उबलने लगता है क्या? उसमें सबसे पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, वो ऊपर से फिर दूसरे लेवल के होते हैं, फिर तीसरे लेवल के, तो उसको बॉईल होने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह समाज के अंदर भी एक जोश उत्पन्न होने में टाइम लगता है। ये समाज को धर्मांधता की गोली देकर सुलाने का प्रयास करते हैं, हम जनता को शिक्षित करके उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये सच्चा प्रयास कौन सा है, ये जनता जिस दिन पहचान लेगी कि भाई तुम्हें कीर्तन भजन या भाई कांवड़ यात्रा या भाई तुम्हारे और दूसरे दूसरे जो क्रियाकलाप हैं लगाए रखेंगे, और तुम्हें गुरुओं सलाम ठोकने को कहेंगे कि भाई बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। कभी कहेंगे कि भाई आशाराम और राम रहीम के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो ये चीजें ये कह रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये जनता को धर्मांधता में सुला रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, समानता का व्यवहार, सब बराबर हैं, ये हमारा एक सिद्धांत। और भाई वैज्ञानिक चिंतन, जिसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो वैज्ञानिक एक परिवर्तन के एक वैज्ञानिक नियम के हिसाब से होते हैं। समाज का परिवर्तन भी वैज्ञानिक नियम के हिसाब से होगा। ये हमारे वो महापुरुषों ने हमें बताया है, समझाया है। कॉमरेड शिवदास घोष ने बताया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने यही मैसेज हमें दिए हैं, और उन्हीं को लेकर आज हम समाज को जागरूक करने के लिए सड़क पर आते हैं। और दुख की बात यह है कि हमें प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो जो आपको रोका जा रहा है, ये भी तो संविधान के तहत ही रोक रहे हैं। संविधान ने कहीं नहीं कहा। संविधान के आर्टिकल 19 अगर आप मौलिक अधिकारों में देखेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक मानव को जो अधिकार दिए गए हैं वो पूरे विश्व में मानवाधिकार की कैटेगरी में आते हैं, और उन्हीं मानवाधिकारों के आधार पर आज हम लोग
जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने संविधान भी पढ़ा है और जिन्होंने मानवाधिकार भी पढ़े हैं, उन्हीं को लेकर आज हम सड़क पर उतरते हैं। हम कोई अनोखी अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं। हम कोई संवैधानिक मर्यादा से बाहर निकलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। संवैधानिक नियमों के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ये हजारों सालों के संघर्ष के बाद ही संवैधानिक अधिकार प्राप्त जनता ने किए थे और मानव के रूप में उसकी गरिमा, उसकी अस्मिता और उसको बोलने की आजादी, अपना अपना राजा चुनने की आजादी, ये आंदोलनों और क्रांतियों के द्वारा ही उसने प्राप्त करी थी। लेकिन आज उन सब पर अंकुश लगाया जा रहा है, आज उन सबको दबाया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार आज जनवादी अपना वो स्टैंड छोड़कर फांसीवादी हो गई है, तानाशाह हो गई है। लेकिन ये तानाशाही सरकार की जनता मंजूर नहीं कर रही है। मैडम, ये पॉपुलर नेता है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश इनको चुन के भेजा है, तो ये पूरे देश में देखो, विदेश में कितना इनका नाम हो रहा है। और भारत करें कि चीन जो है, पाकिस्तान है, थर-थर काँप रहा है। तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी का काम ठीक नहीं है, आप लोग उनका बार-बार प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं? 50% टैरिफ लगाता है ट्रंप और भारत के युवाओं को हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर पटक जाता है और वहां पर भारतीयों पर लगातार अटैक भी हो रहे हैं। यूके में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, विभिन्न देशों में, जर्मनी और फ्रांस में भी हो रहे हैं। तो क्या ये मोदी की प्रतिष्ठा के कारण हो रहा है? क्या मोदी ने इतनी प्रतिष्ठा कमा ली कि आज भारत के लोगों पर लगातार, हमारे युवाओं पर अटैक हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको गला काट दिया जा रहा है? तो ये कहाँ का सुरक्षा प्रदान करी? और देश के अंदर 2-3 घरानों को बचाने के लिए ये देश के ऊपर 50% टैरिफ लगवा लिया और अब वो 100% करने जा रहे हैं। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता उसके लिए। ये उसके साथ बात करने को तैयार नहीं है, ट्रंप का नाम से, मुंह से नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने 50% टैरिफ के लिए क्या कुर्बानी दी है कि कहीं पर हमारे अडानी के हाथ में हथकड़ियां न पड़ जाएं, अडानी को गिरफ्तार करके कहीं अमेरिका की पुलिस जो है जेल में ना डाल दे। ट्रंप कह रहा है वो मान लो, और ट्रंप को भी पता है, ट्रंप को भी पता है कि ये जो हम कहेंगे वो मानेंगे, क्योंकि इन्हें अपने दोस्त को बचाना है। चाइना की बात अगर आप करें, वो चाइना जिसके लिए इन्होंने पूरे देश को एक बाजार बना दिया है, सारा सामान चाइनीज आ रहा है, वहाँ हमारे देश का प्रोडक्शन को बर्बाद कर दिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद कर दिया। हम यहाँ पर केवल चाइना का बाजार बनकर रह गए हैं और हमारा जो बाजार, अमेरिका में जो सामान जाता था, टेक्सटाइल और दूसरी चीजें, कृषि के उत्पाद, उन पर 50% टैरिफ लगाकर वहाँ बंद कर दिया है। यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ जीएम बीज लाकर, जीएम फूड लाकर यहाँ हमारे किसानों की खेती किसानी को बर्बाद करने का प्रयास मोदी कर रहा है और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हमारे देश के दो घरानों को अमीर बनाने के लिए अंबानी को 24 रुपए लीटर पेट्रोल रूस से लेकर 10-20 रुपए पेट्रोल लेकर वो 100 रुपए बेच रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है? अंबानी की जेब में। और उसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है? भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। कहीं नाटो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, कहीं यूएसए लगा रहा है। ट्रंप आए दिन बकवास करता है, 40 बार कह चुका कि मैंने बिजनेस का भय दिखा के भारत को चुप कराया है। मैडम, एक थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, गरीबों का प्रधानमंत्री, आज उनकी माँ को देखो, राहुल गांधी ने बिहार में किस तरह से गाली दिया। क्या ऐसा शोभा देता है राहुल गांधी को, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के माल गाली दे रहे हैं, और अपना तेजस्वी यादव? आपने सुना है कि राहुल गांधी ने मुंह से गाली दिया या तेजस्वी यादव ने दिया? किसने? उनके मंच से गाली दिया गया मैडम। मंच पर अगर कोई बीजेपी का प्लांट किया हुआ बंदा कुछ भी बकवास करके चला जाएगा और उसको ये राहुल गांधी नाम से अपना वोट के लिए भुनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हवा में उड़ाए जाने वाली बात है, इसका कोई आधार बिल्कुल नहीं है। तो हम इस बात के लिए, गाली देना बहुत बुरी बात है, लेकिन गालियों की शुरुआत किसने करी? गालियों की शुरुआत 10-12 साल पहले इन्होंने खुद करी है। इनकी जो भारत देश की दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो कितनी गंदी गालियां केजरीवाल को, और कितनी गंदी गालियां इनके नेता इसको, जो ये थी अपनी मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका, मरलीना, उसको दिए हैं। और किस तरह से संसद में गाली खुलेआम गालियां दी गई हैं। किस तरीके से मोदी जी मंच पर खड़े होकर 100 करोड़ की विधवा और कांग्रेस की विधवा और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या नहीं कहते हैं। आज एक माँ की गाली उनकी माँ को उन्होंने खुद ही दिलवाई, खुद ही उसको लेकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये गालीबाज पार्टी गालियों पर प्रतिबंध लगाने की अगर सोचती है तो सबसे पहले अपने नेताओं पर मुकदमे चलाए, उन्हें जेलों में ठूसे कि भाई तुमने किसी को संसद में सरेआम, जो कि पूरा विश्व देखता है, बिहार में गाली दी, किसने नहीं दी वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन संसद की कार्रवाई पूरे विश्व के मीडिया के माध्यम से सबके पास घरों में जा, गाली कुछ नहीं मायने रखती है। जो महिलाओं को आए दिन मार मार कर फेंक दिया जाता है नदियों में या नंगा घुमाया जाता है, वो गालियां नहीं है क्या? मैडम, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि मोदी ये क्या नाम है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये संविधान विरोधी बात है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, चुनाव आयोग कह रहा है। अच्छा, और जो ये जुमले छोड़ते हैं वो संविधान विरोधी नहीं है? ये जो देश को बेच रहे हैं संविधान विरोधी नहीं है? जो आदिवासियों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, जो जिस तरीके से दिल्ली की गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चलाए, अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो क्या संविधान विरोधी नहीं है क्या? ये मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ संविधान विरोधी हो गया? वो सब संविधान सम्मत है। अमित शाह कह रहे हैं जितना तुम गाली दोगे ना उतना कमल खिलेगा। हाँ, गाली कीचड़ है, कीचड़ ही है ये पूरी की पूरी पार्टी, और उसमें कमल खिल रहा है, खिलाते रहिए, लेकिन जनता एक दिन उस कमल की डंडी उखाड़ कर फेंक देगी। और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका वाली हालत बने। हम चाहते हैं देश में अमन कायम रहे, इसीलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक आवाज को सुना जाए, युवाओं के रोजगार की आवाज को सुना जाए, महिलाओं की सुरक्षा के प्रश्न को सुना जाए, किसानों के जो हक अधिकार छीन रहे हो उसकी आवाज को सुना जाए, वरना तो फिर तुम ही जिम्मेदार हो। मैडम, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नेपाल में जो विद्रोह हुआ है उसका क्या कारण है? कह रहा है कि जनजी जो 13 साल से 22 साल के बच्चे थे उनका ये आंदोलन था, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या कारण है या तख्ता पलट का? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो प्रमुख कारण है इस पूंजीवाद की देन की रोजगारों पर रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। और बच्चों को जो उनका गुस्सा प्रकट करने का एक जो साधन था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब हम उन कारणों में न जाकर एक जो पूरा विश्वव्यापी कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था सड़ चुकी है, और ये जो गुस्से का प्रकटीकरण है, ये जो युवाओं में जनरेशन जी हो, चाहे कुछ भी हो, जेन जी हो, चाहे कोई और बड़े बच्चे हों, ये सभी आज बेहद निराश और हताश हैं। और हो सकता है ये गुस्सा कब कहाँ किस रूप, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जेन जी का नाम पहले कभी सुना था मैडम? देखिए, ये तो जुमले खड़े कर दिए जाते हैं, ये तो जब भी कोई आंदोलन होता है तो कोई ना कोई तो नारा, कोई ना कोई नाम उसको दिया जाता है। तो इसलिए निर्भया की जो जो आंदोलन हुआ था उसमें तो उसका नाम कुछ और था और निर्भया आंदोलन कहलाया। इसी तरह से सभी आंदोलनों को कोई ना कोई नाम तो दिया जाता है, ये जेन जी आंदोलन भी उसी तरह से। मैडम, सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, उनका कैसे काम देख रही हैं, कैसे समझ रही हैं? देखिए, ये जो आंदोलन के बाद स्थिति होनी चाहिए थी वो ना होकर केवल तख्ता पलट कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सुशीला भी वैसा ही एक फेलियर से दोंगी जैसे कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, या जैसे और दूसरी जगहों पर हुआ, श्रीलंका में हुआ, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। या क्यों कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, सुशीला जी भी नहीं कर पाएंगी। समस्याओं के समाधान के लिए जनता को खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी आरएसएस के देना कि इन्होंने प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बखान किया है कि प्रधानमंत्री हमारे भाई हैं, कैसे देखती हैं इस बात को? क्या हो जाएगा, बखान करा करे ना, आरएसएस का बखान तो पूरे देश में आरएसएस अपने बखान में कसीदे पढ़ रहा है, उससे क्या हो जाएगा? किस बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, किस महिला की सुरक्षा हो जाएगी, कौन सा ऐसा काम हो जाएगा जिसके लिए हम ये कहें सुशीला आ गई है और भाई वो आरएसएस ये और वो और फलाना ढिकाना। जन आंदोलन के बिना एक तगड़ा एजुकेटेड वर्ग जो नेतृत्व में आए और समस्याओं के समाधान जनता के द्वारा ही होंगे, सरकार बदलने से नहीं होंगे, व्यवस्था को बदलने से। मैडम, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये शारदा दीक्षित मैडम है, इनकी बातों को आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जो बताएं। ये जहां भी देखो बहुत दमदार से आवाज उठाती हैं, कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।